हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था और भारत में विकास के मुद्दे। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड मेजर इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि विकसित और विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं मेनली वो क्या होती हैं और भारत में क्या क्या मुद्दे हैं इनके, तो वो इसमें हम देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था हमने देख ली है, इकॉनमी हमारी क्या होती है कि वो प्रणाली जिसमें मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, कि वो अपनी जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इकॉनमी ली गई है वो दो तरह की आपकी इकॉनमी ली गई है। फर्स्ट इसमें हमारी जो इकॉनमी ली गई है वो विकसित अर्थव्यवस्था है और दूसरी विकासशील। विकसित अर्थव्यवस्था हम किसे मानते हैं? जहाँ की जनसंख्या का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन स्तर है, वो ऊंचा होता है, तो उसको क्या माना जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। उनका जो जीवन स्तर होता है वो क्या होता है? नीचा होता है, डाउन होता है, तो उसको क्या माना जाता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो देखिए, जो विशेषताएं हमारी विकसित में पाई जाती हैं वो विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो विकसित देशों से कम, डेवलप्ड इकोनॉमी से कम होती है। जनशक्ति और प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग ना होना, यानी उनके पास मैन पावर भी है और जो प्राकृतिक साधन हैं वो भी हैं, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। उत्पादन की आज भी पुरानी तकनीक यूज़ की जाती है और अकुशल और जो परंपरागत यानी जो रूढ़िवादी जो तरीके हैं वो इसमें आज भी अपनाए जाते हैं। और आर्थिक विकास की संभावनाएं, कि ऐसा नहीं है कि इतनी सारी कमियां होने के बाद भी इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की संभावना बनी रहती है, उसी को क्या कहा जाता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा कि अल्प विकसित जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है उसमें बाजार की जो कुछ कारण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक तो इसमें इकोनॉमिक कॉजेज़ को लिया जाता है और एक नॉन इकोनॉमिक। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो आर्थिक कारण है वो क्या है जिसके कारण जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित बनी रहती है। तो सबसे पहले है मार्केट इम्परफेक्शन। जो बाज़ार है वो अपूर्ण पाया जाता है। अपूर्ण बाज़ार में क्या होता है कि जो साधन होते हैं उनका ऑप्टिमम प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता है, कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन को हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो देखिए, बाज़ार की अपूर्णताओं से विपर्य अगतिशीलता, कीमत अस्थिरता, बेरोजगार एकाधिकार की उपस्थिति, विशिष्टीकरण का अभाव, ये सारे किस्में आते हैं हमारे बाज़ार की अपूर्णताओं में। तो सबसे पहले इसमें इमोबिलिटी ऑफ लेबर, कि जो हमारे साधन होते हैं, जो मज़दूर होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? अप्रगतिशील पाए जाते हैं। वो जो पुराने उनके विचार हैं, पुराने दृष्टिकोण हैं, रीति रिवाज हैं, उन्हीं को अपनाते हैं। तो उनमें का कारण जो उनका उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है और जो उनकी इनकम है वो भी कम होती है। बाज़ार की दशाओं के बारे में अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ द मार्केट कंडीशन, कि जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर श्रमिकों को बाज़ार की सही जानकारी नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ उनको काम के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस, और मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस रहती है क्योंकि हमें पता है कि मोनोपोलिस्टिक में जो एकाधिकारी होता है वो क्या करता है? श्रमिकों का शोषण करता है और जो साधन होते हैं उनका भी पूर्ण उपयोग नहीं करता है, कीमतें ज़्यादा रखता है और उत्पादन कम करता है। तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं जो किसी अर्थव्यवस्था को जो है अल्प विकसित बनाए रखते हैं। उसके बाद है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इकॉनमी, कि जो बेलोज इनफ्लेक्सिबल इकॉनमी, यानी कि जो बेलोज अर्थव्यवस्था है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं, अधिक बेरोजगार होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में कुल उत्पादन का ढांचा जो है वो धनी देशों की तुलना में अस्थिर होता है। पूर्ति की कम लोच होती है। उद्यमियों की संख्या कम होने के कारण जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं वही यहाँ पर प्रयोग की जाती हैं। तो अगर आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है कि हम नीचे वाले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर रहते हैं, ऊपर पर नहीं जा पाते।
यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर हम जितना ऊपर जाते हैं हमारा आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है, हम नीचे के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर ही बने रहते हैं। उसके बाद है निर्धनता का दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जिसे कहा जाता है। ये नरकसे ने दिया था और नरकसे ने क्या कहा था, ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, यानी कि कारण भी पुअर निर्धनता है और उसका परिणाम भी निर्धनता है। एक देश निर्धन है क्योंकि वो निर्धन है। हम इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, हमें पता है। इसकी दो साइड्स जैसे यहाँ पर दिखाई गई हैं हमारी, इसमें जो है सप्लाई साइड ली गई है और जो इसकी डिमांड साइड है उसको लिया गया। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें सप्लाई साइड, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लो इनकम, क्योंकि हमने देखा कि एक देश निर्धन है क्योंकि वो निर्धन है। अब देखिए लो इनकम के कारण लिमिटेड कैपेसिटी टू सेव, हमें पता है कि जब हमारे पास इनकम कम होगी तो हम बचत भी क्या कर पाएंगे, कम, और बचत कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, लो, कम होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जो हमारी उत्पादकता है वो भी क्या हो जाएगी, कम, और इस कारण से हम निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अगर डिमांड साइड देखें तो भी देखिए सबसे पहले इसमें भी हमारा क्या है, इनकम लो है, फिर क्या होगा, अगर इनकम लो होगी तो हमारी डिमांड यानी जो हमारी परचेजिंग पावर है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद हमारा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, कि जो आपके पास जब इनकम कम होगी तो आपके पास परचेजिंग पावर कम और आप खरीदोगे नहीं तो निवेश करने की प्रेरणा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर निवेश करने की प्रेरणा कम होती है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, कम, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होता है तो प्रोडक्टिविटी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है लो इनकम, यानी लो इनकम से हमने स्टार्ट किया था और लो इनकम पर ही हम वापस आ गए हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये इसकी डिमांड साइड है और ये इसकी सप्लाई साइड है। उसके बाद इसका जो कारण माना गया है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं उनके पास जो है पूंजी की मात्रा कम होती है। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि इनकम कम होती है और इनकम कम तो बचत भी कम, और बचत कम होगी तो आप कैपिटल फॉर्मेशन भी कम कर पाएंगे। दूसरी तरफ इन देशों में जिन व्यक्तियों के पास इनकम ज़्यादा होती है वो भी निवेश की तरफ कम ध्यान देते हैं। वो कहाँ निवेश करना पसंद करते हैं, जैसे मकान, सोने चांदी या महंगी वस्तुओं को खरीदने पर, जिस कारण से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पूंजी निर्माण अगर कम होगा तो जो प्रति व्यक्ति जो पूंजी होगी, प्रति श्रमिक जो पूंजी होगी वो भी कम होगी, और यहाँ पर ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स हैं उन्हीं को अपनाया जाता है और इस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी कम। तो अल्पविकसितता का कारण अल्पविकसितता को ही लिया गया है। उसके बाद है जनसंख्या भी इसकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अल्पविकसित देश है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन पर खर्च ज़्यादा होगा, कंजम्पशन पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारी सेविंग कम होगी और सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जो आर्थिक विकास को कम करेगा। आधुनिक उद्यम तथा प्रबंध का अभाव, लैक ऑफ मॉडर्न एंटरप्राइजेज एंड मैनेजमेंट, कि आज भी जो है आधुनिक मैनेजमेंट, आज भी जो है आधुनिक जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं, जो आधुनिक जो सिस्टम है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब भी जो है पुराने तरीक़ों को अपनाया जाता है। उद्यमी जो है एक प्रकार से वो कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री माना जाता है, लेकिन अल्पविकसित देशों में उद्यमियों की कमी पाई जाती है। तो ये कारण है जिस कारण से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, बुरा, और वो अल्पविकसित बनी रहती है। टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स दिए गए हैं कि जो तकनीकी बाधाएं हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टि से ये देश काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। कृषि तथा उद्योगों में जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम होता है इनका प्रोडक्शन, और जो साधन है उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस कारण से भी, इसके अलावा इंटरनेशनल कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उनका भी इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो निर्धन देशों पर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये देश ऐसी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करते हैं जिनकी
विदेशों में मांग कैसी होती है? बेरोजगार। तो जब इनकी सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें कम हो जाती हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी हो सकता है। जो है इसमें क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में प्रदर्शन प्रभाव की जो अल्पविकसित देश हैं जब धनी देशों के साथ व्यापार करते हैं या उनसे मिलते हैं तो उनके रहने का जो तौर तरीका है वो विदेशियों जैसा वो करने का प्रयास करते हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। विदेशी कंपनियों के कारण कोषों का बाहर जाना, आउटफ्लो ऑफ फंड्स ड्यू टू फॉरेन कंपनीज की जो विदेशी कंपनियां हैं वो अगर हमारे देश में आकर निवेश करती हैं तो वो ब्याज लाभ के रूप में अपने देश में यहाँ से पूंजी लेकर जाती हैं और व्यापार शर्तें भी इनकी नेगेटिव हो जाती हैं क्योंकि हम ऐसी वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं जिनकी मांग इनइलास्टिक है। तो इस कारण से जो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो भी हमारे फेवर में नहीं होती और घरेलू इकाइयों को भी हानि होती है। लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, आर्थिक विकास से जो है घरेलू उद्योगों का विकास होना अति आवश्यक है और विदेशी व्यापार से घरेलू औद्योगिक इकाइयों की हानि होती है। घरेलू उद्योगों के उत्पाद विदेशी उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर कंपटीशन हमारे देश के जो प्रोडक्शन है वो विदेशियों के साथ compete नहीं कर पाएंगे तो इससे जो होगा वो हमारी अर्थव्यवस्था इसके कारण ख़त्म हो जाएगी। तो ये है इसके इकोनॉमिक फैक्टर। इसके बाद आती हैं नॉन इकोनॉमिक, जिसमें हम अलग अलग इसकी बाधाएं देखेंगे। सबसे पहले जो इसमें लिया गया है सामाजिक बाधाएं, सोशल जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको लिया जाता है। सोशल ऑब्स्टेकल्स में क्या होता है कि आज भी हमारे देश में जो पुराने रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको हम मान रहे हैं, जातिवाद है, इस तरह की समस्याएं जो हैं वो आज भी। इसी प्रकार से संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है जिस कारण से लोगों की काम करने की जो प्रवृत्ति है, कैपेसिटी है वो कम हो जाती है क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली में काम करने वाले कम होते हैं और इसका हमारे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से उत्तराधिकार का नियम भी होता है जो कि कृषि के विकास में एक बाधक है। इसके उपविभाजन तथा विखंडन की समस्या उत्पन्न होती है कि अगर एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं तो ज़मीन उनके बीच में बांट दी जाती है और उनको बहुत कम भूमि मिल पाती है। तो लोग जो है वो आज भी रूढ़िवादी और पुरानी जो परंपराएं हैं उन्हीं में फंसे हुए हैं और इसका हमारे प्रोडक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था जो है विकास नहीं कर पाती है। उसके बाद रिलीजियस ऑब्स्टेकल्स को लिया जाता है, धार्मिक बाधाओं को इसमें लिया जाता है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अध्यात्म के पक्ष में करने का प्रयास करते हैं और धर्म जो है लोगों को भाग्यवादी बना देता है कि वो काम करने की बजाय भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके भाग्य में है तो वो चीज़ अपने आप ही उनके पास आ जाएगी, जिस कारण से वो काम कम करते हैं। आर्थिक प्रगति के प्रति वो उदासीन हो जाते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं। और पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स भी इसमें आते हैं, राजनीतिक बाधाएं जिसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास में राजनीतिक बाधाएं भी बहुत महत्व रखती हैं। अनेक अल्पविकसित देशों में कुछ वर्ष पूर्व ही जो कॉलोनियलिज्म था उससे ये मुक्त हुए। तो जिन देशों के ये उपनिवेश थे उन्होंने इनका खूब शोषण किया। तो भारत में जो है अगर हम देखें तो हमारे आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी जो बाधा रही है, पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण रहा है वो अंग्रेज़ों द्वारा हमारा आर्थिक शोषण किया जाना है। कई बार क्या होता है कि स्वतंत्रता के बाद भी ये जो देश होते हैं वो अल्पविकसित देशों की राजनीति में अपना इंटरफेयर करते हैं, उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और इस कारण से राजनीति में स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है और राजनीतिक कई बार अस्थिरता आ जाती है, अनस्टेबिलिटी होती है। तो इससे विदेशी पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं आने पाती क्योंकि विदेशी पूंजी अगर कोई विदेशी निवेश करता वही देखता है कि वहाँ का राजनीतिक वातावरण कैसा। अगर स्टेबिलिटी है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और अगर नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो ये इसका कुछ राजनीतिक बाधाएं हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल्स को भी इसमें लिया जाता है, प्रशासनिक बाधाओं को। अल्पविकसित देशों में कुशल, योग्य और ईमानदार प्रशासनिक सेवाओं का अभाव। हम अपने देश से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जो अल्पविकसित देश है वहाँ पर प्रशासन बहुत ज़्यादा कुशल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो नेता होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। योजनाएं आर्थिक विकास के लिए बना तो ली जाती हैं लेकिन
फिर भी जो है उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, योजनाओं में बार बार परिवर्तन होता रहता है। इससे जो जन उपयोगी सेवाएं हैं उन पर कम खर्च होता है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और जो आर्थिक विकास पर है उस पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये कारण हैं अल्प विकास के, आर्थिक और अनार्थिक, यानी कि इकोनॉमिक जो कॉजेज़ हैं और नॉन इकोनॉमिक कॉजेज़। तो उसके बाद दिया गया है आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आर्थिक विकास की धारणा क्या है। तो आर्थिक विकास समय के साथ बदलता जा रहा है। तो देखिए, इसमें परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि था, बाद में प्रति व्यक्ति आय में, मतलब समय के साथ इसमें अप्रोच में चेंज आता रहा है। तो देखिए, अप्रोच अगर आप इसमें देखें तो आपकी दो तरह की दी गई है, एक आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच दी गई है और एक आपकी मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या है हमारा, इंक्रीज़ इन रियल नेशनल इनकम, और जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक वेलफेयर। यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल है वो सिर्फ ये मानता है कि हमारी पर कैपिटा वास्तविक आय अगर बढ़ती है, तो देखिए एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में कमाई गई औसतन आय से अभिप्राय पर कैपिटा इनकम से है। तो इसमें जो है आप कैसे निकालते हैं इसको, टोटल जो आपकी इनकम है उसको किससे भाग दे देते हैं, जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करके आप इसको निकालते हैं। तो अगर ये इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, और अगर ये इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। उसके बाद है जो मॉडर्न व्यू है। मॉडर्न व्यू के अनुसार हमारा क्या होगा, आधुनिक विचारधारा, कि हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम को नहीं लेंगे बल्कि जो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर कैपिटा इनकम भी, इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक वेलफेयर, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, और जो प्राकृतिक साधन हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो फर्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज़ इन रियल नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, कि जो नेशनल इनकम है और जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जिसे कहा जाता है, जिसको हम कैसे निकालते हैं, टोटल जो हमारी नेशनल इनकम है किससे भाग दें, हम जो है पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। तो और ये आर्थिक विकास की बहुत ही अच्छी सूचक है। जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम होगी, आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, की जो आय की असमानताएं हैं वो अगर कम होती हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाती हैं। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ जाता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर आते हैं, जैसे आय रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हो जाता है। आर्थिक विकास होने से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो जाती है। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा अगर बढ़ता है तो वो किसको दिखाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ग्रोथ ओवर लॉन्ग पीरियड, की जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि निरंतर दीर्घकाल तक होनी चाहिए। अल्पकालीन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि या 1 या 2 वर्ष तक की वृद्धि को आर्थिक की कंटिन्यू इंक्रीज, यानी कि 1 साल आपका अच्छा उत्पादन हुआ आपका, तो उसको आप आर्थिक विकास कहें। लगातार जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रोथ ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी कि आर्थिक विकास का नाम उसे दिया जाएगा। मानवीय विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट भी इसका एक इंडिकेटर माना जाता है। तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, बीमारियां आपकी कम हो जाएं, शिक्षा का स्तर आपका बढ़े, अच्छा पौष्टिक, यानी कि जो हमारा संतुलित भोजन है, आहार है, वो हमें मिले, और लोगों के ज्ञान जो है वो बढ़ जाए, तो ये भी क्या करेगा, आर्थिक विकास को बढ़ाएगा। उसके बाद है हमारा इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कि जो इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल में हमारा आएगा जो जैसे बैंक, बीमा, स्कूल, कॉलेज आदि होते हैं उनका विकास हो, और आधारभूत विकास में जैसे जो हमारे पावर के साधन हैं, जो हमारे टेली कम्युनिकेशन है, जो सड़कें बनाई जाती हैं, जो पुल बनाए जाते हैं, वो सारा किस में आता है, हमारा आर्थिक विकास में आता है। तो ये कुछ साधन दिए गए हैं जिसके आधार पर ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हमें जो है आर्थिक विकास की जो विशेषताएं, कि आप किस देश में ये मानेंगे कि आर्थिक विकास हुआ है और किस में नहीं मानेंगे। फुल
थैंक यू बेटा।